तो ऐसा क्या है जो इस देश को प्रेरणा देता है? जो लोग हमें बाहर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि हम एक असंभव उथल-पुथल हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये देश एक बड़ा व्यवसाय बन जाए, तो हमें कुछ बदलाव लाने होंगे जो तकलीफ देंगे। अगर हम अगले कुछ सालों में केवल कुछ मजबूत कदम उठा सकें, तो जो संभव है, वो वास्तव में जबरदस्त है। देश, जाति, धर्म, नस्ल, विचारधारा और भाषाओं की समानता के कारण बनते हैं। लेकिन इस मामले में भारत इन सभी चीजों में ठीक उल्टा है। यहां ऐसी समानताएं बिल्कुल नहीं पाई जाती। अगर आप सिर्फ 50-100 किलोमीटर की दूरी तक जाएं, तो लोग अलग दिखेंगे, भाषा अलग होगी, पहनावा अलग होगा, बेशक भोजन भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। लेकिन 10,000 से अधिक वर्षों से हम एक देश रहे हैं। तब भी जब हम उस समय के 200 से अधिक विभिन्न राजनीतिक शासकों द्वारा शासित थे, तब भी हमें एक देश कहा जाता था। न केवल हमने खुद को, बल्कि बाकी दुनिया ने भी हमें एक देश के रूप में देखा, भले ही राजनीतिक रूप से हम 200 से अधिक राज्य थे। तो ऐसा क्या है जो इस देश को प्रेरणा देता है? जो लोग हमें बाहर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि हम एक असंभव उथल-पुथल हैं। लेकिन हमारी उथल-पुथल ऐसी है, अगर आप एक फूलों वाले साफ बगीचे की तुलना किसी जंगल से करें, तो जो फूलों वाले बगीचे में रहे हैं, वे जंगल में खोया हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप एक महीने तक फूलों के बगीचे की देखभाल न करें, तो ये बगीचे जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन जंगल लाखों वर्षों से वही है। तो जो सतह पर अस्त व्यस्त दिखता है, वो अपने आप में एक बहुत ही लचीला संगठन है। इसे न समझकर बहुत सारे लोग इसे तोड़कर देश में एक नया, बहुत बनावटी स्तर का संगठन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम नहीं करेगा। वास्तव में हम कुछ उथल-पुथल का आनंद लेते हैं। अगर उथल-पुथल ना हो, तो हम खोया हुआ महसूस करते हैं। एक देश बनाने के लिए कुछ बुनियादी बातें हैं। 3 मूल बातों में से क्षेत्र या भूगोल पहली बुनियादी चीज है। जब भूमि की बात आती है, जब हमने 1947 में इस नए भारत का निर्माण शुरू किया, तो हमने इस भूमि को टुकड़ों में तोड़ने की सबसे बुनियादी गलती की। 3 टुकड़े, बिना ये समझे कि इन टुकड़ों से हमेशा की समस्या पैदा हो जाएगी। 1947 या 48 में क्या हुआ था, मैं इसके बारे में कोई राजनीतिक टिप्पणी देने के लिए यहां नहीं आया हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमेशा एक व्यापारिक देश रहा है। राजनीतिक संगठन आए और चले गए, राजा और साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन व्यापार चलता रहा। हम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस थे। कोलंबस, वास्को डी गामा ने साहसपूर्ण समुद्री यात्राएं रोमांच के लिए नहीं की थी। वे धरती की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तलाश कर रहे थे। कोई भी उन सैकड़ों खोजी यात्राओं की बात नहीं करता है जिनके नाविक समुद्र में डूब गए थे। तो ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और ये वैसी बनी रही क्योंकि ये एक व्यापारिक देश था। ये राजनीतिक देश नहीं था, ये एक सैन्य देश नहीं था, ये एक व्यापारिक देश था। लेकिन हम ये भूल गए और हमने देश के दोनों सिरों को तोड़ दिया, जो हजारों वर्षों से हमारे व्यापार के मार्ग थे। हमेशा से हमने इन मार्गों से कारोबार किया था और हमने व्यापारिक मार्गों को तोड़कर एक देश बनाया, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता में थोड़े अंधे हो गए थे। हमने देश को तोड़ दिया और हमारे व्यापारिक मार्गों को तोड़ दिया और हमने सोचा कि हम अपनी मेहनत से किसी तरह गुजारा कर लेंगे। पहले 40-50 साल बिना ये जाने निकल गए कि आखिर हमें खुद के साथ करना क्या चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये समझें
जब तक हमारा नेतृत्व ये समझा कि देश को सफल बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो सफल राजनीति नहीं है, जो चीज़ ज़रूरी है वो सफल सेना नहीं है, जो चीज़ ज़रूरी है वो है सफल व्यवसाय। जब तक हमें इसका एहसास हुआ तब तक 30-40 साल गुजर चुके थे। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत में ये नई तरक्की सिर्फ 25 या 30 साल पुरानी है। 30 साल में मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है? We could have done better. हम बेहतर कर सकते थे। पोस्टमार्टम करें तो हमेशा ऐसा लगता है हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन 30 साल में एक इतना बड़ा और जटिल देश होते हुए हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ चीज़ों से हम धीमे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, किसी देश का पहला आयाम उसका क्षेत्र या भूगोल है। दूसरा भाग है प्रक्रियाएं और प्रणालियां कि एक देश को कैसे कार्य करना चाहिए और उसके कानून और कार्यविधि हैं। इसमें भी हम धीमे रहे हैं और इस वजह से हमारे पास अब भी कई प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जो हम पर राज करने वाली ताकतों ने लगाई थी, जिनका मूल इरादा नियंत्रण करना और पालन करवाना था। हमारे पास अब भी कई कानून और कई प्रक्रियाएं और प्रणालियां हैं जो सभी लोगों को नियंत्रित करने के बारे में हैं। वे मानव कौशल, प्रतिभा और बुद्धि और सबसे बढ़कर वे भारत के उद्योगों को आज़ादी नहीं देते। दुर्भाग्य से हमें इनमें से बहुत से विरासत में मिले हैं। अब जाकर हम ध्यान दे रहे हैं कि हम इन्हें कैसे बदल सकते हैं। हम इस मामले में धीमे रहे हैं। इसकी देश ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। हालांकि एक स्तर पर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश में कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भी है। तो दोनों ही पहलू हैं। हम उन्नति भी कर रहे हैं और कुछ बातों में पीछे भी छूट गए हैं, जिनमें हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से अपने उन सिस्टम और प्रक्रियाओं को ठीक करने में धीमे रहें जिन्हें इस देश को शासित करना चाहिए। तीसरी और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात लोग हैं। अगर आप लोगों के दिलो दिमाग में देश का निर्माण नहीं करते हैं तो ये वाकई एक देश नहीं होगा। देश केवल एक विचार है। जब हम अपने विचार और भावनाएं इसमें समर्पित करते हैं तो ये एक अद्भुत विचार बन जाता है, वरना ये एक बुरा विचार बन जाता है। चाहे वो देश हो या समाज का एक छोटा हिस्सा जिसे परिवार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए शादी की बात करें तो ये सिर्फ एक विचार है, लेकिन अगर आप अपने विचार और भावना का इसमें पूरी तरह निवेश करें तो ये एक अद्भुत विचार बन सकता है, या फिर ये एक भयानक विचार भी बन सकता है। सवाल बस ये है कि मैं उस विचार में खुद को कितना समर्पित करूंगा। यही देश के साथ भी है। हम खुद को देश के इस विचार में कितना समर्पित करते हैं, उसी से ये या तो ये एक अद्भुत विचार या एक भयानक विचार बन जाता है। हम इस पर थोड़ा आगे पीछे हो गए, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली तब हमने इस पहलू पर वाकई अच्छे से काम नहीं किया। जब हमें आज़ादी मिली उस समय हमें भारतीय होने का बहुत गर्व था। धीरे धीरे ये टूट गया और बिखर गया, क्योंकि हमने इस विचार को लोगों के दिल और दिमाग में अच्छे से स्थापित नहीं किया। हमने उस पर पर्याप्त काम नहीं किया। हमने सोचा कि यह अपने आप हो जाता है। इसलिए लोगों ने वर्ण, पंथ, धर्म, नस्ल, जाति सभी प्रकार की चीज़ों के आधार पर अपनी छोटी सी पहचान बना ली। इसलिए हम इन चीज़ों में थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमने तब हथौड़ा नहीं मारा जब लोहा गर्म था। अब ठंडे स्टील को पीटना है। हम इस हद तक संघर्ष कर रहे हैं कि कुछ लोगों को ये भ्रम है कि उनका संबंध इस देश से है या कहीं और से। हमने दुर्भाग्य से इन भ्रमों को भ्रम रहने दिया। मुझे लगता है कि यह समाधान करने का समय है, क्योंकि अगर हम ये एक बात नहीं सुलझाते कि लोगों को ये स्पष्ट हो कि मैं इस देश का हूँ और मेरे लिए समृद्धि का एकमात्र तरीका इसका हिस्सा बनना और इसे संपन्न बनाना है, अगर ये हर किसी के दिलो दिमाग में स्पष्ट नहीं होता तो देश को आगे ले जाना एक संघर्ष होगा। तो ये 3 पहलू, इन तीनों का हमें समाधान करना होगा। एक चीज है कि देश की सीमाओं का क्षेत्र निश्चित करके कह देना ये भारत है, कुछ लेन देन होना चाहिए और भविष्य की पीढ़ियों में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा भारत है और कौन सा नहीं है।
मैं भारत में हूं या मैं भारत से बाहर हूं, ये मेरे लिए स्पष्ट होना चाहिए, वरना मैं अपनी भावनाओं और ऊर्जाओं को कैसे केंद्रित करूंगा और खुद को कैसे समर्पित करूंगा। ये भ्रम हमने छोड़ दिया है। इसे देश के लिए मजबूत कदम उठाने के लिए अभी दूर किया जाना चाहिए। और व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर एक पर ध्यान दें और देखें कि क्या ये आज़ाद भारत के लिए बनाई गई है या ये भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाई गई है। ये बात है, अगर आप देश के बाहर से हैं तो आप शायद इसे नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आज भी ज़्यादातर आम लोगों के लिए, अपराधी नहीं, साधारण लोग, यहां तक कि माताएं भी बच्चों को कहती हैं, अरे तुम मेरी बात सुनो, नहीं तो पुलिस वाले आ रहे हैं। एक पुलिसकर्मी को मदद के रूप में नहीं देखा जाता, एक पुलिसकर्मी को सहायता के रूप में नहीं देखा जाता। एक पुलिसकर्मी वो नहीं है जो आपको सुरक्षा देगा, पुलिसकर्मी एक खतरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्रिटिश राज से चला आ रहा है। From the British era, policeman comes means your life is… पुलिसकर्मी के आने का मतलब है कि आपका जीवन मुश्किल में है, क्योंकि वो हमेशा आपको तकलीफ देता है। इसलिए हर तरह की चीजें अब भी मौजूद हैं। हमें इन चीजों को बदलना होगा कि जब हम किसी पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी को देखें तो हमें देखना चाहिए कि समाधान आ रहे हैं, ना कि हमारे रास्ते में समस्या आ रही है। फिलहाल आज भी ज्यादातर लोग इसे एक समस्या के तौर पर अनुभव करते हैं। We have been dragging our feet on making policy changes. हम नीतिगत बदलाव लाने में धीमे रहें, कठोर नीतिगत परिवर्तन कुछ उथल पुथल मचाएंगे, लेकिन अगर हम उस छोटे दर्द से गुजरने के लिए तैयार नहीं हैं जिससे परिवर्तन होने पर हमें गुजरना होगा, तो इसका मतलब है कि हम कोई बदलाव नहीं लाएंगे, मतलब हम विकसित नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, कई लोग बताते हैं कि जीएसटी ने छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया है। हाँ, ऐसा है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि वे सभी हमारे संपर्क में और उन्हें बहुत तकलीफ है। लेकिन अगर हम ये बदलाव नहीं लाते हैं तो हमेशा के लिए ये देश एक छोटा व्यवसाय बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये देश एक बड़ा व्यवसाय बन जाए तो हमें कुछ बदलाव लाने होंगे जो तकलीफ देंगे। हम अपने बजट के अंदर काम करने के आदी हैं कि मुझे अपने पैसे पर भरोसा तभी है जब ये मेरी जेब में हो। मुझे बैंक पर भी शक है। इसी तरह से संस्कृति विकसित हुई, क्योंकि कई शताब्दियों तक जिन सरकारों ने हम पर शासन किया वे हमेशा बाहर से थे, इसलिए हमें हमेशा उन पर शक था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लोगों के दिलों में इस बारे में बहुत स्पष्टता हो कि ये हमारा देश है और ये हमारी सरकारें हैं और ये हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे लिए खड़ी हैं। ये भारतीय लोगों के दिलों और दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, वरना हम हमेशा ये अधूरे मन से ही सोच पाएंगे कि हम इस देश में क्या करना चाहते हैं। और लोगों की बात करें तो हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं। अगर आप इसे वाकई देखें तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। अगर हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं जो अच्छी तरह से शिक्षित, कुशल, केंद्रित और प्रेरित हैं, तो हम ऐसा चमत्कार करेंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उन्हें अकुशल, अस्थिर, निरुत्साहित छोड़ देते हैं तो ये आपदा की विधि बन सकती है। So this is where our real challenge is. तो ये असली चुनौती है कि क्या हम इस मानव संसाधन को असाधारण शक्ति में बदलेंगे या अपने लिए एक बड़ी समस्या में। अगर हमें इस चुनौती को हल करना है तो गंभीर नीतिगत परिवर्तन जरूरी है। इसलिए एक देश के रूप में हम एक दहलीज पे खड़े हैं। क्या हमारे पास कदम उठाने के लिए साहस और दृढ़ता है जो हमें दहलीज पार कराएंगे, या हम बस वहीं बैठे रहेंगे? बहुत से लोग सोचते हैं नहीं नहीं, हम सही रास्ते पर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, खासकर अगर आप सही रास्ते पर हैं और वहां बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो कोई आपको कुचल देगा। खासकर अगर आप सही रास्ते पर हैं तो हम एक कुचले हुए देश नहीं बने हैं, बल्कि एक ऐसा देश बन चुके हैं जो सही रास्ते पर है, सही गति से आगे बढ़ रहा है। यह महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह व्यवसाय के हाथ में है। राजनीतिक नेतृत्व केवल एजेंडा निर्धारित कर सकता है, केवल नीति बना सकता है, लेकिन देश का असली निर्माण इस पर निर्भर करता है कि इस देश में व्यापार कैसे बढ़ेगा। मुझे पता है कि इसमें कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं। I know there are challenges. भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, सभी रास्तों में रुकावटें हैं, लेकिन ये हमारा समय है।
हम गौरवशाली अतीत के बारे में बातें कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धरती पर ये हमारा समय है। हम इसे मानवता के इतिहास में सबसे जबरदस्त समय बनाएंगे या इसे सबसे खराब समय बनाएंगे, ये सब हमारे हाथ में है। कई चुनौतियां हैं, पर्यावरण की चुनौतियां हैं, पोषण की चुनौतियां हैं, संगठन संबंधी चुनौतियां हैं, निवेश की चुनौतियां हैं, लेकिन संभावना इतनी बड़ी है कि ये समस्याएं देश की संभावनाओं के आगे छोटी दिखती हैं। जो हमारे सामने मौजूद है वो इतना बड़ा है, अगर हम अगले कुछ सालों में केवल कुछ मजबूत कदम उठा सकें तो जो संभव है वो वास्तव में जबरदस्त है। सबसे बड़ी बात है, एक देश के रूप में हम हमेशा जिज्ञासुओं की भूमि रहे, न कि विश्वास करने वालों की भूमि। जिज्ञासु का अर्थ है कि हम अपनी अज्ञानता के प्रति समर्पित हैं। अज्ञानता की बुद्धिमानी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी पहचान अपने ज्ञान के आधार पर बनाते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि इस जीवित ब्रह्मांड में जो हम जानते हैं वो बहुत ही छोटी सी जानकारी है। जो हम नहीं जानते या हमारे अज्ञान की प्रकृति असीम है। हमारा अज्ञान वाकई असीम है, इसलिए हम हमेशा इसके प्रति समर्पित रहे हैं। यही कारण है कि यह जिज्ञासुओं की भूमि है। देश की जड़ें इसी में हैं। इसमें हमने इस देश को इस तरह से विकसित किया है। इस देश में एक संस्कृति है जहां मानव प्रतिभा उजागर हुई, क्योंकि हम हमेशा उन चीजों की तलाश करते थे जो हम नहीं जानते हैं। यह है अज्ञानता की बुद्धि को समझना। ये समझना कि अगर आप एक जिज्ञासु बनकर जीते हैं तो जीवन हमेशा पूर्ण प्रवाह से घटित होता है। अगर आप विश्वास करने वाले बन जाते हैं तो आप वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जब आप जिज्ञासु बनकर जीते हैं तो आप लगातार आग की तरह होते हैं। इसलिए इस आग को हमने हजारों वर्षों से प्रदर्शित किया। हमें इस आग को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी समृद्धि है, इसी में हमारा भविष्य है। जा